हेलो फ्रेंड्स, मैं गितेश यादव। ये हमारा इकोनॉमी का क्लासेस है जो कि किस पे चल रही है हमारी GS 2 के पार्ट बी में। जो हमारा इकोनॉमिक्स है ये यूनिट 1 पे ही हम हैं। यूनिट 1 में फाइनेंशियल इंक्लूजन एक पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसी के ऊपर ही ये हमारा लेक्चर है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स दैट इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस हैव इक्वल एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज दैट मीट देयर नीड्स, हाँ, ट्रांजेक्शन, पेमेंट, सेविंग, क्रेडिट, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। डिलीवरी इन रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वे। तो क्या है कि वित्तीय समावेशन का मतलब है व्यक्तियों और व्यवसायियों के पास उपयोगी व किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जिसमें क्या-क्या शामिल है? लेनदान, भुगतान, बचत, क्रेडिट यानी कि साख होता है, बीमा एक ज़िम्मेदार और टिकाऊ तरीके से वितरित हो। ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से बोला गया है। फिर ये डेफिनेशन रंगराजन के द्वारा दी गई है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। 3 नंबर के हिसाब से अगर देखें ना, तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ये वो खुद की बनाई हुई है। यूनिवर्सल एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट अ रीजनेबल कॉस्ट। उचित कीमत पर वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक सार्वभौमिक पहुंच ही वित्तीय समावेशन होता है, ठीक है। अब जो है ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन थी। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो वित्तीय समावेशन है इसकी आखिर ज़रूरत क्यों है, ठीक है। वाई इंडिया नीड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को अगर हम देखें ना, तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि मतलब एक तरीके से ये दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से भी संबंध रखता है। वो कैसे रखता है कि उनका जो अंत्योदय है, तो अंत्योदय में उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि ये पूरी समाज है, पूरी समाज में ये पंक्ति 1 है, ये पंक्ति 2 है, ये पंक्ति है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो इस छठी पंक्ति सबसे आखिरी पंक्ति में सबसे आखिरी व्यक्ति तक जो विकासात्मक कार्य है उसकी पहुँच होना ही क्या होता है, आपका ये अंत्योदय की योजना का मेन, अंत्योदय जो अवधारणा है उसका मेन कंसेप्ट है। तो उसी प्रकार फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय सेवा की पहुँच, वो भी कौन से रीज़नेबल रेट पे, यानी कि वहनीय मूल्य पर पहुँच ही वित्तीय समावेशन है। तो इससे होगा क्या-क्या? इससे ये होगा कि उनको है ना, एक तो आपको इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थागत बैंकिंग सिस्टम से वो लोग जुड़ेंगे। फिर जो आपके परंपरागत वो हैं ट्रेडिशनल आपके बैंकिंग जो होते हैं ना, जैसे महाजन आपने सुना होगा, ठीक है? साहूकारों को आपने सुना होगा कि ये लोग भी ब्याज पे देते हैं। इन लोगों के चंगुल से लोग बाग छूटेंगे। तो इससे छूटेंगे तो क्या होगा, जो उनका वो होता है पॉवर्टी सर्कल जो होता है ना, पॉवर्टी सर्कल या फिर साइकिल जो भी आप कह लें, उससे ये छूट पाएँगे। अब ये पॉवर्टी साइकिल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये ये एक व्यक्ति है, ये बहुत गरीब है, इसने जाके किससे आपके महाजनों से उधार ले लिया, ठीक है? अब उसने उधार ले लिया तो पैसे ले लिए पहले, और फिर उन्होंने कीमत लगा के इससे मतलब इनकी ब्याज दरें भी एक तो बहुत होती है, 10%, 15%, 30-30%, 40-40% तक ये ब्याज लगा देते हैं। अब वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है जिनको वो दे रहे हैं, तो वो जितना ले रहे हैं तो उतना ही पे कर लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि उनके ऊपर धीरे-धीरे ब्याज का पैसा ही इतना हो जाता है कि उनका पूरा घर-बार बिक जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए भारत सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन का अवधारणा लेकर आई थी। ठीक है? तो ये क्या है कि अवेलेबल ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड बिल्ड द कांसेप्ट ऑफ सेविंग अमंग द पुअर्स। जो गरीब तबका है उसके उसके भीतर बचत की जो अवधारणा है उसको विकसित करना इसका एक उद्देश्य है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है वित्तीय समावेशन। इट हेल्प इन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन। जो आपके वंचित तबका है उनके आर्थिक या फिर या कहें कि अ वंचित आबादी के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ठीक है, इंडिया जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए यहाँ पे, ताकि हम गरीबों और जो वंचित वर्ग हैं उनको ऊपर ला सकें और उनकी फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय प्रोडक्ट और सेवा तक पहुँच को वहनीय बना सकें। ठीक है? द कांसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे पहली बार रिज़र्व बैंक द्वारा 2005 में लाया गया था। ठीक है? तो इससे जब आप ये इसके फ़ायदे भी अगर आप देखेंगे ना, तो आप इसको सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, और सोशल, इकोनॉमिकल, और आप इसमें किस में बाँट सकते हैं इसको, क्योंकि पॉलिटिकल तो इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है।
बेसिकली आप इन 2 में इसको बाँट करके देख सकते हैं, ठीक है? इकोनॉमिकल में क्या होगा कि उनकी सेविंग रेट्स बनेगी, सेविंग से होगा इनके पास क्या होगा कि जो सरकारी स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं ये डायरेक्ट इनके खाते में आ सकेंगे, ठीक है? तीसरा ये क्या होगा कि ये जो गरीबी का जो दुष्चक्र है ना, पॉवर्टी साइकिल है, उससे ये बच सकेंगे। ठीक है? और फिर समाज में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि इन्हें हेल्थ में, एजुकेशन में बेटर फैसिलिटीज़ मिल सकेंगी। हेल्थ में और एजुकेशन में कैसे मिल सकेंगी? क्योंकि जैसे ही इनके बैंक खाते खुल जाएँगे, बैंकों के अकाउंट के संपर्क में आ जाएँगे तो इनको जो हेल्थ से संबंधित और एजुकेशन से संबंधित जो वित्तीय सहायता या अन्य सुविधाएँ रहती हैं, उनके बारे में इनको जानकारी मिलेगी। जानकारी मिलेगी तो ये फ़ायदा उठाएँगे और उससे होगा क्या कि इनका जो सामाजिक विकास है वो हो सकेगा। ठीक है? तो ये था कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या-क्या हैं, ठीक है? तो सौम्या कांति घोष ये एसबीआई ग्रुप की एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रही हुई थी, फॉर्मर हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी के मल्टीपल यानी कि समय के आर्थिक विकास पर कई गुना प्रभाव इन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है किस-किस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ठीक है? रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी, है ना? गरीबी और आय असमानता को घटाने में, व्हाइल आल्सो बीइंग कंडक्टिव फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता के लिए भी ये काफ़ी सहायक रहता है। ये हिंदी में दिया हुआ है, सलाहकार सौम्या कांति घोष का कहना है कि वित्तीय समावेशन नीतियों का आर्थिक विकास पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। गरीबी और आय असमानता को कम करने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी अनुकूल होती है। ठीक है? वित्तीय समावेशन क्या है कि ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से के बीच बचत की संस्कृति विकसित करके वित्तीय प्रणाली के संसाधन आधार को विस्तृत करता है और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो सेविंग सेविंग का जो एटीट्यूड है, वो विकसित करता है कौन? फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है? नहीं तो अभी जनरली होता ही है ना कि यार हाथ में अगर मतलब जैसे आपके पास भी अगर हाथ में पैसा है ना, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कब पैसा खर्च हो गया। मगर वही चीज़ अगर बैंक में रहती है तो रहता है कि हाँ यार चलो सेफ है हमारा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके बैंक में अगर ₹1000 है और आपके हाथ में ₹1000 है तो बैंक वाले ₹1000 लेट खर्च होगा, अगर हम हाथ वाले 1000 से तुलना करें तो। तो आगे क्या आता है कि ब्रिंगिंग लो इनकम ग्रुप्स विद इन द पैरामीटर ऑफ फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर, है ना? जो कम आय समूह के लोग हैं उनको फॉर्मल यानी कि संस्थागत बैंकिंग सेवाओं के परिधि में लेकर आना। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोटेक्ट देयर फाइनेंशियल वेल्थ, है ना? उनकी जो वित्तीय पूंजी होती है उसको सुरक्षा प्रदान करता है कौन? वित्तीय समावेशन, ठीक है? और अति आवश्यक परिस्थितियों में भी ये रक्षा करता है। जैसे कहते भी हैं कि बचत जो है वो मुसीबत के समय बड़े भाई के समान होता है। ठीक है? फाइनेंशियल इंक्लूजन आल्सो मिटिगेट्स द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन बाय द मनी लेंडर्स बाय फैसिलिटेटिंग ईज़ी एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। ये वही है कि साहूकारों, सूदखोरों जैसा कि हमने बात करी थी ना कि इनने मान ली कि ₹1000 लिया, फिर ब्याज लगा-लगा के उनके ऊपर 10,000 का ही लोन चढ़ा दिया। ठीक है? लिया जबकि कितना था 1000 और फिर जब ये 10,000 भी नहीं चुका पाते हैं तो क्या निकलता है फिर इन दी एंड में बंधुआ मज़दूरी करने लगते हैं या फिर अपनी ज़मीनें, घर वग़ैरह बेच देते हैं। ठीक है? तो ये यहाँ से इसके एडवांटेजेस हमें समझ में आए। ठीक है? अब हम ये देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या-क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। ठीक है? मेजर्स टेकन बाय आरबीआई। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉज़िट अकाउंट ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था विथ मिनिमम कॉमन फैसिलिटी सच एज़ नो मिनिमम बैलेंस यानी कि मिनिमम बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। डिपॉजिटिंग विथड्रॉवल ऑफ कैश एट बैंक ब्रांच एंड एटीएम, रिसिप्ट और क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल, फैसिलिटेटिंग और प्रोवाइडिंग एटीएम कार्ड्स। तो ये सारे जो थे बैंकिंग, सेविंग बैंक डिपॉज़िट अकाउंट जो आरबीआई ने शुरू किया था, ये उससे संबंधित थे पूरा। बेसिक सेवा बैंकिंग डिपॉज़िट स्कीम, ठीक है? रिलैक्स्ड एंड सिम्प्लिफाइड केवाईसी नॉर्म, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। आराम और सरलीकृत केवाईसी मापदंड को शुरू किया गया है। कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ऑफ ओपनिंग ब्रांचेस इन अनबैंक्ड विलेजेस, इसका मतलब यह है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं है, वहाँ पे अनिवार्य तौर पर किसी भी बैंक की एक ब्रांच को खोलना अनिवार्य किया गया था। ठीक है? स्मॉल पेमेंट बैंक को शुरू किया गया है। फाइनेंशियल ट्राइपॉड एक है, तो फाइनेंशियल ट्राइपॉड मेनली आपकी जेम ट्रिनिटी जो है ना, उसी से संबंधित है। जेम ट्रिनिटी क्या है? जनधन, आधार और मोबाइल। ठीक है? नो फ्रिल्स अकाउंट, ठीक है? ये एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया था। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं पहले ही वाले पॉइंट से ये संबंधित है, सेम टू सेम ही है। एक बैंक स्कीम ये गार्डिगल समिति बनी थी 1969 में, तब ये शुरू किया गया था कि कुछ बैंक मतलब ये
चार 3-4 जिले हो गए, 3-4 जिलों के लिए किसी एक बैंक को लीड बैंक बना दिया है। इसको अग्रिम बैंकिंग व्यवस्था भी, अग्रिम बैंकिंग सिस्टम भी कहते हैं इसको हिंदी में। एक बैंक योजना शुरू की गई थी और 3 नंबर में ये आ भी चुका है अपने एमपीपीएससी के पेपर। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन आरबीआई के द्वारा चलाया जाता है। वित्त साक्षरता अभियान, है ना? अभी आप जैसे यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो यूट्यूब में अभी आप देखते होंगे कि साइबर जो सुरक्षा है इसको लेकर के कईयों बार एडवर्टीजमेंट आती रहती है कि इस लिंक पे क्लिक ना करें, उस लिंक पे क्लिक ना करें, वाह वाह, आदि आदि। लिंकेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप विद बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है इसकी, और काफ़ी समाचारों में रहती है कि जो है स्वयं सहायता समूह है इनके द्वारा जो बैंक में खाते खोले गए हैं उनको लिंक करना, स्वयं सहायता समूह के खातों को बैंकों के साथ, के बैंकों को जोड़ना, है ना? जैसे स्वयं सहायता समूह मेनली जैसे 15 महिलाएं मिलकर खोलती हैं, तो यही इन्हीं का एक समूह बैंक में खोल दिया जाता है, इनका अकाउंट खुलवाया जाता है। तो ये होता है हमारा क्या, लिंकेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ऊपर जो हमने देखे वो कौन से थे, वो इनिशिएटिव थे आरबीआई के। अब ये जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रयास किए गए। तो सबसे महत्वपूर्ण योजना तो जन धन योजना है, ठीक है? जो कि कब शुरू की गई थी? 2014 में ही आ गई थी ये वाली योजना, ठीक है? जैम ट्रिनिटी योजना है। जैम ट्रिनिटी क्या है? जे से है आपका जन धन, ए से है आपका आधार और एम से है मोबाइल। ये तीनों जब एक साथ लिंक हो जाएगा तो बैंक से संबंधित जो भी डिटेल होगी वो आपके अकाउंट में और आपके में सीधे-सीधे आपको मिल जाया करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये 1998 में शुरू की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसानों को उनकी ज़मीन पर, उनकी ज़मीन के अनुपात में ऋण प्रदान किया जाना। अलग-अलग होता है ये, 1 हेक्टेयर वाले को कम मिलेगा, 2 हेक्टेयर वाले को ज़्यादा, फिर 3 हेक्टेयर वाले को उससे ज़्यादा। फिर इसी के साथ-साथ ये भी रहता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कृषि का क्रेडिट पॉइंट अगर कम है, यानी कि इसका मतलब ये है कि उसकी जो ऋण अदायगी का जो वो है, अनुपात है वो अच्छा है, तो ये भी हो सकता है कि 2 हेक्टेयर, मतलब उसकी 1 हेक्टेयर पे मान लीजिए कि 1 लाख का लोन तक का मिल सकता है, ठीक है? मगर अगर उसका क्रेडिट पॉइंट अच्छा है तो उसको 1.50 भी मिल सकता है। ऐसे अलग-अलग इनिशिएटिव भारत सरकार ने इसमें शुरू किए हैं। फिर क्या है, फ्रॉम जन धन टू जन सुरक्षा। ये असल में ये था कि मतलब बैंक खातों के माध्यम से जो सामाजिक सुरक्षा है अ, उसको प्राप्त करने का प्रयास था। तो इसके संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 3 योजनाएँ शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब 2015 के आसपास की हैं, 15-16 के आसपास, ठीक है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है? तो अटल पेंशन योजना जो है वो किसके उसमें है? ये नीति आयोग के इसमें चल रहा है, अटल पेंशन योजना। और ये जो क्वेश्चन है ये 2019 का यूपीएससी का प्री हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है? फिर और कौन-सी है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा मुद्रा योजना बेसिकली इसके 2 काम हैं, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना और दूसरा क्या है? बिज़नेस को बढ़ावा देना। ठीक है? जो आपके स्टेज है ना, इसमें 3 टाइप के लोन दिए जाते हैं। एक होता है शिशु, ठीक है? एक होता है किशोर वाला और एक होता है प्रौढ़ वाला। तो अलग-अलग क्राइटेरिया है फिर इसके लिए। फिर ये दिया हुआ है फाइनेंशियल ट्राइपॉड क्या है ना? 1 मिनट, फाइनेंशियल ट्राइपॉड से क्या संबंध है? तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना? फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इन तीनों से मिलके क्या बनता है आपका? फाइनेंशियल ट्राइपॉड बनता है, ठीक है? फिर जो है हमको ये देखना रहता है कि इनिशिएटिव वगैरह चल रहे हैं, मगर क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, किसको लेकर के? फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के। ठीक है, तो क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्राप्ति में हमें क्या-क्या समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। एक है लैक ऑफ क्रेडिट पेनिट्रेशन, यानी कि क्रेडिट पेनिट्रेशन की कमी। इसका मतलब क्या है कि जो लो इनकम हाउसहोल्ड है, हाँ, या फिर जो आपके छोटे बिज़नेसमैन हैं, इनके बारे में जो आपकी लो बिज़नेस वाले हैं, इनके बारे में जो है ऋण प्रदान करने में औपचारिक लेनदारों के पास इनकी क्रेडिट योग्यता, मतलब जो आपकी योग्यता रहती है ना क्रेडिट की, आप कितना पैसा ले सकते हैं, कितना पैसा आप पे कर पाएँगे, तो वो क्रेडिट योग्यता निर्धारित करने के लिए इनके पास डेटा नहीं होता है, जिस कारण ये जो स्कीम्स हैं या फिर जो इसका लाभ मिल सकते हैं, उससे वंचित रह जाते हैं। तो यही होता है लैक ऑफ क्रेडिट पेनिट्रेशन। दूसरा क्या है, जेंडर गैप इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब जेंडर गैप आ गया है तो इसका मतलब यही है कि भाई हमारे भारत में जो मेल है और जो फीमेल है, इन दोनों के बीच में जो अकाउंट
को लेकर के जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है। मतलब मेल्स के अकाउंट बहुत ज़्यादा हैं और कुछ फीमेल्स तो आज भी ऐसी हैं कि बैंक खाते ही नहीं खुल पाए हैं। ठीक है? तो ये वाला जो है एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है कि अगर जैसे ग्लोबल फिनटेक्स 2017 ने एक अपना वो दिया था, क्या बोलते, एक रिपोर्ट आई थी 2017 की एक रिपोर्ट थी। हालाँकि वो 5 साल हो गए थे इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं था, मगर फिर भी हम क्या बोलते हैं कुछ तो देख ही लें कि 83% जो मेल है, ठीक है? 83% जो मेल है जो 15 साल से ऊपर है उनके फाइनेंशियल अकाउंट है। जबकि जो फीमेल्स है ना? मतलब 83 कौन से अबव 15 ईयर ऑफ एज, इनके इनके हमारे पास अकाउंट देखने को मिलते हैं, जबकि जो फीमेल्स है ये प्रतिशत गिर करके 77% पर आ जाता है। तो ये हमारा बहुत वैसा वाला दिक्कत है, ठीक है? और फिर इनफॉर्मल और कैश डोमिनेटेड इकोनॉमी, भारत की जो इकोनॉमी है ये अनौपचारिक और नगद प्रभुता वाली अर्थव्यवस्था है, ठीक है? यहाँ पे ये है कि पहला तो यही है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना? इंटरनेशनल आईएलओ 1919 में बना था ये। तो इसने अपना एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें ये बताया था कि भारत में टोटल जो वर्कर हैं उसमें से 81% जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने के कारण इनका ये होता है कि बैंक खाता कभी वहाँ पे नहीं होता जहाँ पे होना चाहिए। जैसे प्रवासी मजदूर होते हैं ना यार, अब जैसे काम करने के लिए वो मुंबई चले गए, अब वहाँ उनका खाता नहीं है, उनका खाता मान लीजिए कि वो बिहार से आए हैं, तो वहाँ पर है मेन खाता, ठीक है? ऐसी वाली प्रॉब्लम रहती है। फिर कैश डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारे यहाँ कि नगद लेन-देन करना ज़्यादा व्यावहारिक समझते हैं बजाय इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है? फिर है डिजिटल डिवाइड, तो ये तो देखने में ही समझ में आ जाता है कि अगर आप कंपेयर करो भारत को, मतलब भारत में गाँव को और उससे क्या बोलते हैं शहर और गाँव को अगर कंपेयर करेंगे, तो डिजिटल डिवाइड हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहीं इसके पीछे अगर कारण भी रहते हैं कि भाई जो आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है किसको लेकर के, इंटरनेट को लेकर के, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एजुकेशन की कमी है जिसके कारण अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर भी दें तो वो यूज़ कैसे करेंगे? नुकसान हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या आता है कि नॉन यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंक अकाउंट, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अ जो बैंक अकाउंट होते हैं यही एक प्रमुख मार्ग है किसके लिए, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय सेवाओं की प्राप्ति के लिए। मगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में 190 मिलियन अडल्ट जो ऐसे हैं जिनके पास बैंक के खाते ही नहीं है, ठीक है? 190, मतलब ये इन्होंने ईयर नहीं पता कि कौन सी ईयर की रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की, मगर इन्होंने बताया था 190 मिलियन लोग, ठीक है? 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से कितने, 190 मिलियन लोग, इनके पास क्या है, बैंक के खाते ही नहीं है, ठीक है? तो ये जो है, और ये जो है सेकंड सबसे बड़ी पॉपुलेशन है किसके बाद, चाइना के बाद। मतलब चाइना में भी, मतलब सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं बिना अकाउंट के, उसमें फर्स्ट नंबर पे चाइना है। चाइना के बाद अगर कोई दूसरी कंट्री है तो वो इंडिया है। 190 मिलियन लोगों के पास बैंक खाते ही नहीं है। ये किसकी रिपोर्ट है? ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो ये हमारे प्रमुख चैलेंजेस हैं कि कैसे हम इसको करें। इसको करेंगे जभी तो हम ठीक से कर पाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए वे अहेड यानी कि क्या हो आगे की राह, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यूएसएसडी को बढ़ावा देना चाहिए हमें। अब इसमें यूएसएसडी जो रहता है, ये यूएसएसडी जो होता है, ये एक चैनल है, पेमेंट मतलब पेमेंट चैनल है ये, जो क्या होता करता है कि चार्ज इंकर्ड इन द यूएसडी प्रोसेस। जैसे हम इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं ना, वैसे ही यूएसएसडी से होता है, मगर उसमें इंटरनेट का यूज़ नहीं होता है। यही है एक इसमें। लिवरेजिंग डिफरेंशिएटेड बैंक, विभेदित बैंकों का लाभ उठाना, अलग-अलग जो बैंक है ना? डिफरेंट बैंक है, जैसे पेमेंट बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हो गए, इनको हमें डेवलप करना चाहिए। जैसे कौन से? पेमेंट बैंक हो गए, है ना? स्मॉल बैंक, इनकी स्थापना के माध्यम से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन रिज़म को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों के अंदर भरोसा उत्पन्न हो, भरोसा होगा जभी तो वो यहाँ पे आएँगे। ठीक है? अब जैसे आपने देखा होगा कि विजय माल्या का केस हो गया, ठीक है? फिर एक एक और पता नहीं कौन था, उसका भी केस हो गया था। अब ये दोनों पैसे लेके भाग गए। तो ऐसे में क्या होता है कि बेसिकली होता ये है कि लोगों के बीच में असुरक्षा आ जाती है कि उनको ये लगता है कि हमारा पैसा वहाँ पे भी सेफ नहीं है।
तो इन सब चीज़ों से सरकार को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। लेवरेजिंग जैम ट्रिनिटी, यानी कि जो जैम ट्रिनिटी है, जनधन, आधार और मोबाइल है, इसके कवरेज को बढ़ावा देना और सुरक्षा मुहैया कराना। रिवाइविंग बैंकिंग करस्पॉन्डिंग मॉडल, पुनर्जीवित बैंक संवाददाता मॉडल को पुनर्जीवित करना। इससे सीधा मतलब यही है कि ताकि लोगों से बातचीत करके उसकी तरफ आकर्षित करना, कि ताकि वो बैंक से संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र हैं उसको बढ़ावा दे सकें या और उसमें शामिल हों। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही गाइस। बाकी मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। ये आपके मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं बहुत जल्द आपके सामने प्री रिलेटेड लेक्चर्स भी लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन में मैं कुछ योगदान दे सकूँ। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, ठीक है? सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें इस इनिशिएटिव के लिए। बाकी थैंक यू।